अमेरिकी बाजार पहुंचे नई ऊंचाई पर। डाउ जोन्स पहली बार 19,000 के पार। एशिया की मजबूत शुरुआत और 4% की तेजी के साथ एसजीएक्स निफ्टी 8,050 के पार। एलएनटी की उम्मीद से बेहतर नतीजे, एकमुश्त आय के चलते मुनाफा 84% उछला। FY17 का रेवेन्यू गाइडेंस 12 से 15% पर रखा बरकरार। वोकहार्ट को झटका। यूएस एफडीए ने जारी किया यूके सब्सिडरीज सीफी फार्मा के खिलाफ वार्निंग लेटर। नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करने का है आरोप। तिवारी ने टाटा सन्स के खिलाफ दर्ज करवाया दूसरा मानहानि केस। साइरस मिस्त्री ने भी चिट्ठी लिखकर लगाया आरोप। रतन टाटा ने अपने घमंड को ग्रुप के हित के ऊपर रखा। और 5वें दिन भी संसद ठप। नोटबंदी पर संसद में प्रधानमंत्री के जवाब पर अड़ा विपक्ष। पीएम ने कहा, या तो आप मेरे साथ हैं या काले धन के साथ। आज सार्वजनिक जीवन में ये हिम्मत आ रही है कि करप्शन के पक्ष में भाषण लोग कर पा रहे हैं। क्या एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले कल की रिकवरी और आगे बढ़ेगी? क्या कुछ और शॉर्ट कवरिंग होगी? क्या 8,100 तक पहुंचेंगे, पार निकलेंगे? ये है बड़ा सवाल आज का। इसका लेंगे जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान। PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियोज में। सर, स्वागत है आपका। और मार्केट एक्सपर्ट अम्बरीश बलिगा कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन देखिए, ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर इससे बेहतर नहीं हो सकती। डाउ ने पहली बार 19,000 के लेवल के ऊपर जाकर समाप्ति दी। मेटल और माइनिंग शेयरों में वहां पर जबरदस्त रैली देखने को मिली। यूरोप के बाजारों में भी अच्छी तेजी बनती हुई दिखी और एशियाई बाजार भी देखिए जबरदस्त बढ़त के साथ इस समय कारोबार कर रहे हैं। जापान का बाजार जरूर बंद है, लेकिन बाकी बाजार देखिए हरे निशान के साथ कारोबार आज के दिन करते हुए। और एसजीएक्स निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है कि भारतीय बाजारों की एक और दमदार शुरुआत हो सकती है। 8,050 के आसपास इस समय एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ। इतनी उछाल के साथ अगर बाजार खुलता है तो फिर तेजी करनी चाहिए क्या? और ऊपर जा सकते हैं? 8,100 का लक्ष्य छू सकता है आज मार्केट? जहां खुले वहीं लेना चाहिए, अनलेस कि आप 75 पॉइंट ऊपर खुल जाए। अगर 40-50 पॉइंट ऊपर खुलते तो वहीं पर खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी शॉर्ट कवरिंग बाकी है। हम डेटा विस्तार में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले लगता है कि आंकड़ों को देख करके शॉर्ट कवरिंग आज भी होगी। एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले कल की रिकवरी, 8,000 के आसपास की क्लोजिंग, ग्लोबल मार्केट्स के मूड, डेटा मजबूत होना या सुधरना, ये सारे संकेत बता रहे कि आज सुबह सुबह जब गैप से ओपनिंग होगी तो काफी लोग शॉर्ट कवर करने फिर से आएंगे। हाँ, ये जरूर है कि 8,100 ऊपर की तरफ बेहद अहम लेवल है, जिसे पार करना चैलेंज होगा। 8,000 से बड़ा लेवल 8,100 का बनता है। तो ऐसे में 8,100 के आसपास हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखे। लेकिन अगर आप दिन में फिर से आपको संकेत मजबूत मिले और एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग एग्रेसिव हो जाए और 8,100 के पार निकलकर टिक गए, तो फिर तो जो जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग दिखेगी वो देखने लायक होगी। लेकिन फिलहाल मैं आज उम्मीद कर रहा हूं कि मजबूत खुलेंगे, लेकिन शायद 8,100 के आसपास जाकर रुक जाएंगे। इनफैक्ट 8,050, 8,075 और 8,100 हर 25 पॉइंट पर ये थोड़े से रेजिस्टेंस लेवल है या रुकने के लेवल है जो साफ नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में करना क्या है? खरीदना है निफ्टी 7,950 के स्टॉप के साथ। 8,050 पहला लक्ष्य, शायद वहीं खुल जाए तो फिर आप टारगेट्स थोड़े बढ़ा दें 8,075, 8,100 तक के। दूसरा ट्रेड ये हो सकता है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, जो कि एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले मैं उम्मीद कर रहा हूं कि थोड़ी ऊपर के लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। 8,100 के आसपास शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 8,150 का होगा और 8,050 छोटे मुनाफे के लिए शॉर्ट साइड पर आपको ट्रेड करना है और उसे काट लेना है। तो आज तेजी या मंदी की दोनों ही तरफ आपकी जो भी पोजीशन हो, इंट्राडे का स्टॉप लॉस जरूर रखें। बैंक निफ्टी 18,350 बेहद मजबूत सपोर्ट नजर आ रहा है, यहां पर स्टॉप लॉस लगाएं। खरीदे 18,650 और 18,800, ये दो टारगेट हैं। बैंक निफ्टी ने हमारे कल के दोनों ही टारगेट लगभग हासिल कर लिए थे। निफ्टी ने 8,025 का हमारा जो ऊपर का टारगेट था लगभग वो हासिल कर लिया। तो कल के दोनों टारगेट हासिल हुए हैं। आज भी लगता है ऊपर ये टारगेट्स मिलने चाहिए। बैंक निफ्टी में एक कॉन्ट्रा कॉल भी लिया जा सकता है, ऊपर के लेवल पर बड़ी तेजी हो जाए तो शॉर्ट करना चाहिए 18,800 के आसपास। 19,000 का एक स्टॉप लॉस होगा और 18,600 के लक्ष्य के लिए। जो सेक्टर्स मजबूत दिख रहे हैं, बैंक्स तो हैं, रिकवरी में पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा है एनबीएफसी,
तीसरा इंफ्रा कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग टाइप के शेयर, और मिड कैप शेयर जो कल भी हमने चुने थे कि हाई बीटा मिड कैप भागेंगे, 1.5% मिड कैप इंडेक्स ऊपर बंद हुआ है। आज वही तेजी, वही एक्शन मिड कैप शेयरों में शॉर्ट कवरिंग का बरकरार रहेगा। तो ओवरऑल एक अच्छा सेशन। हाँ, ये जरूर है कि दिन के दौरान 1 या 2 झटके आपको लगेंगे प्रॉफिट बुकिंग के, उसके लिए तैयार रहें। बिल्कुल। चलिए, तो ओवर सोल्ड थे मार्केट्स, और अनिल आपको कल भी कह रहे थे यहाँ पर आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए, लेना चाहिए। और आप देखिए अच्छी रिकवरी देखने को मिली, 8000 के ऊपर जाकर समाप्ति हुई है। मतलब कहते हैं ना कि जब बेयर्स डर जाए ना तो वो शॉर्ट को अपने कवर करते हैं, मुनाफे को वसूलते हैं, वही कल नजर आ रहा था। और आज भी देखिए घबराहट तो काफी हो रही होगी बेयर्स को एसजीएक्स निफ्टी को देखकर। चलिए पूछते हैं फिर वागले साहब से वो कैसे मार्केट को अप्रोच करेंगे। सर गुड मॉर्निंग, बताइए अगर एक ट्रेड लेना हो बाजार खुलने के बाद, कंपल्सिव ट्रेड, तो किस तरफ होगा? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मैं हमेशा मॉर्निंग में 2 चीजें देखता हूँ, एक तो एसजीएक्स देखता हूँ मतलब जज करने के लिए, और दूसरा हेमंत का जोक्स देखता हूँ। तो उससे मुझे ये लग रहा है कि आज होल्ड करेगा। और मैं क्या करूंगा, कंपल्सिव ट्रेड तो नहीं लूंगा, लेकिन 8030 ये लेवल है फ्यूचर्स में, तो एक 20 पॉइंट कम कर लीजिए। उसके ऊपर आधे घंटे में टिक जाता है तो मुझे लगता है हम 8100 की तरफ जाएंगे। जो कल का हमारा हाई था टारगेट के 8025 का, 8020 के आसपास हमने हाई बनाया। और उससे बेटर न्यूज ये होगा मेरे लिए, मेरे अंडरस्टैंडिंग में, कि बॉटम बन गया 7930 का, जो इतना जल्दी नहीं छूटेगा। लेकिन वो अगर नहीं होता है तो आज के दिन में यह आंसर देना कि एक ही आप ये लो में कंडीशनल होगा, तो ऊपर में बिकवाली अभी भी आ सकती है। मेरे अभी भी 7880 का टारगेट हो सकता है, तो मैं वेट करूंगा। बैंक निफ्टी 18400 18900 ये रेंज है। क्या बात है। चलिए, तो अच्छे संकेत हर तरफ से, वागले साहब भी बुलिश, अनिल कल ही बुलिश हो गए थे, सब तरफ से बेहतरीन संकेत देखने को मिल रहे हैं। वागले साहब के टॉप पिक्स हम आपको बताएंगे, अमरीश बलिगा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि वो कैसे मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन अनिल एक अच्छी बात और दिख रही है आज के बाजार में, जब से नोटबंदी का सिलसिला शुरू हुआ है उसके बाद से एफआईआईज की जो बिकवाली हो रही थी उसमें सबसे कम बिकवाली कल देखने को मिली है। बिल्कुल, सिर्फ 700 करोड़ की। और दूसरी बात एक और साथ में अच्छी बताऊं हेमंत, वो ये कि जो गैप है एफआईआईज की बिकवाली का और घरेलू फंड्स की खरीदारी का, वो भी बढ़ा है। 1075 करोड़ की खरीदारी उन्होंने की, यानी कि लगभग 525 करोड़ की ज्यादा खरीदारी घरेलू फंड्स ने की है। तो ये भी गैप बढ़ा है पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में। हालांकि पिछले 5 सेशन में 4 सेशन में एफआईआईज की बिकवाली के मुकाबले में घरेलू फंड ने ज्यादा खरीदा, लेकिन गैप इतना नहीं था। दूसरा, जिस डेटा के दम पे मैं कल सुबह कह रहा था कि ग्लोबल मार्केट्स मजबूत नहीं भी होते और ग्लोबल मार्केट्स हमें बहुत फर्क भी नहीं पड़ रहा, तब भी हम बढ़ेंगे और बढ़ते, उसकी वजह ये थी कि कल देखिए जो डेटा हम पढ़ रहे थे, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में एफआईआईज की खरीदारी हुई थी। और आज जो डेटा मैं पढ़ रहा हूं, आज भी वही डेटा है। और आज सबसे बढ़िया बात हेमंत जो दिख रही है, एक तो जैसे 700 करोड़ की बिकवाली जो कम हुई है वो तो अपनी जगह है ही, सामने आप देखिए 1400 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, तो नेट एफआईआईज के सिर्फ स्टॉक्स में 700 करोड़ की खरीदारी है। अच्छा, मेरा कल वाला सवाल आज भी है वही कि क्या ये एफएनओ के चलते, एक्सपायरी के चलते पोजीशंस हो रही हैं? क्योंकि जनरली हम देखते हैं एक्सपायरी से 3-4 दिन पहले ये पोजीशन एडजस्ट होती है। इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट कवरिंग और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये शॉर्ट कवरिंग सिर्फ एक दिन की नहीं होगी, ये शॉर्ट कवरिंग आज भी रहेगी, वो हम वायदा कारोबार के डेटा में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो 1400 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे गए हैं वो सबसे बड़े पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो स्टॉक्स इतने पीटे हैं ना, 20-20, 30-30%, 9 नवंबर से लेकर, जो मैं आपको एक सिंपल ट्रेड देता हूं इन डेटा के दम पर, जो स्टॉक 9 नवंबर से लेकर अब तक एफएनओ के 30%, 25% से ज्यादा पिट गए, वो आज भागेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और दूसरा देखिए, इंडेक्स ऑप्शंस का डेटा 300 करोड़ की बिकवाली का डेटा है, लेकिन ये डेटा बेहद पॉजिटिव है क्योंकि कल के सेशन में पुट ऑप्शन जो एफआईआईज ने खरीदे हुए थे वो बेचे, यानी कि अपनी मंदी की पोजीशन काटी है। तो डेटा इतने जबरदस्त है, और इन डेटा के साथ जब हम वायदा कारोबार के डेटा मिक्स करेंगे तो मैं ये कहूंगा कि अभी भी जगह बची है शॉर्ट कवरिंग करने की, और एफआईआईज के ये डेटा डेफिनेटली ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। चलिए, एफएनओ का डेटा क्या कह रहा है, एक्सपायरी कहाँ होगी? और एक और चीज है, क्योंकि जो एसजीएक्स निफ्टी 60 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि ग्लोबल मार्केट्स में बहुत 2-2% की तेजी हो गई या 1-1.5, ये सिर्फ और सिर्फ डेटा के दम पर इतना ऊपर दिख रहा है, जो रात से ही दिखना शुरू हो गया था। ठीक बात है। चलिए, तो एफएनओ के डेटा क्या कह रहे हैं, एक्सपायरी कल कहाँ होगी, ये है बड़ा सवाल। अनिल देंगे इसका जवाब, थोड़ा सा इंतजार करिए। लेकिन तब तक वागले साहब से पूछते हैं कौन से शेयरों में आज पैसा बनने का पूरा मौका है। सर बताइए, कहाँ ट्रेड लेंगे आज आप?
हेमंत, मेरा टॉप पिक होगा अल्ट्राटेक सीमेंट। लास्ट 1 आवर में कल के ट्रेडिंग में जिस तरह से बाइंग उभर कर आया, ये हमारा BTST भी था, मुझे लगता है आज और कल में ये मूव कंटिन्यू हो सकती है। तो इसमें 3375 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 3501। IRB इंफ्रा के कल रिजल्ट आए थे जो मेरे हिसाब से अच्छे नहीं थे और वो पैटर्न में भी दिख रहा है, तो इसमें मैं सेल रिकमेंड करूंगा। 187 का स्टॉप लॉस होगा, 171 का टारगेट होगा। ये 2 से 3 दिन का व्यू है। ऑलराइट, चलिए तो IRB इंफ्रा कल बहुत कमजोर नंबर आए, सेकेंड हाफ में बाजार रिकवर कर रहा था, ये शेयर गिर रहा था और नीचे जाएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट पर रखिए तेजी का ध्यान। लेकिन अब एक्सपायरी कल कहां होने वाली है ये बताइए, 8100 के आसपास या 8000 के नीचे, क्या लग रहा है? 8000 के नीचे तो नहीं होगी अभी तक, तो कम से कम ये संकेत बहुत साफ है। 2 वजह है। मतलब एक तो ये कि 8000 के नीचे एक दिन हम फिसले जरूर, बंद भी हुए, लेकिन एक दिन से फर्क नहीं पड़ता। और जो कल सुबह हम सबसे बड़ा पॉइंट यही पकड़कर चल रहे थे जिसकी वजह से रिकवरी होनी चाहिए, आप 8000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के नजदीक है, मनोवैज्ञानिक स्तर है, पुट कॉल रेशियो 0.69 पर है, तो फिर ऐसे में एक उछाल तो बनता है और वो उछाल मिला भी। अब भी आप देखिए 2 वजह बताता हूं क्यों 8000 के नीचे नहीं होनी चाहिए। इस सीरीज में और दिसंबर की सीरीज में, दोनों ही सीरीज में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में 8000 पर ही है। तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है जब थोड़ा मूड सुधरता हुआ दिख रहा हो, जब थोड़ी शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख रही है, और अगर आज हम समझिए 50-75 पॉइंट और ऐड कर लेते हैं तो फिर मुश्किल लगता है कि 8000 के नीचे बंद होने चाहिए। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि बेस तो देखिए चाहते हैं 8000 के नीचे जाकर हो और बुल्स चाहते हैं 8100 और उसके ऊपर हो। अगर 8000 के नीचे एक्सपायरी हो अगर, जो लग नहीं रहा, तो फिर ये दिसंबर सीरीज के लिए बहुत खराब संकेत है। वो बहुत ही खराब एक्सपायरी होगी। सीरीज में ना जो शुरुआत में इवेंट है ना, वो बेयर्स को अनकंफर्टेबल करने वाला है रेट कट का। हाँ, रेट कट का ये बात सही है, रेट कट, लेकिन जैसे जैसे हम उसके नजदीक पहुंचेंगे शायद रेट कट फैक्टर इन हो जाए क्योंकि ऑलरेडी बॉन्ड मार्केट ने तो कर दिया। बॉन्ड मार्केट तो मतलब 1/4% से ज्यादा फैक्टर इन कर रहा है अभी तो जहां तक अब वायदा कारोबार के डेटा का सवाल है, हम सबसे बढ़िया बात क्या हुई कल के डेटा में, इतनी बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग है। FI ने इतना कुछ खरीदा है, उसके बावजूद पुट कॉल रेशियो ऐसा नहीं है कि जो मुझे थोड़ा भी अनकंफर्टेबल करे। 0.71 सिर्फ 2 बेसिस पॉइंट बढ़ा है, यानी कि अभी भी ओवर सोल्ड है पुट कॉल रेशियो। और एक्सपायरी के ठीक 1 दिन पहले अगर ओवर सोल्ड है, ठीक 2 दिन पहले ओवर सोल्ड है, तो शॉर्ट कवरिंग तो बनती है। और यही वजह जो आपने पहली लाइन पूछी, जहां खरीदे वहां क्या करना चाहिए, तो उसका जवाब इस डेटा से मिलता है, जहां खरीदे वहीं खरीदना चाहिए, जहां खुले वहीं खरीदना चाहिए, ताकि आपको थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी। कहते हैं ना बहुत इजी हो गया था बाजार में पैसा बनाना, हर रोज सुबह शॉर्ट करिए पैसा बनना था, और इतना इजी है नहीं मार्केट, तो आज फिर से कवर होते हुए दिखेंगे। हाँ, होंगे, बिल्कुल होंगे। अब मैं क्यों 8100 के ऊपर का मार्केट नहीं देख रहा, उसका भी रीजन बता दूं। 4 सेशन में 38 लाख शेयर कॉल्स के वहां ऐड हुए हैं। ये कॉल्स बेचे गए, मतलब शॉर्ट पोजीशन बनी है, इसलिए मुझे 8100 के ऊपर नहीं दिख रहा। तो अगर, लेकिन देखिए कोई भी लेवल सेफ नहीं है ऊपर और नीचे का, हर लेवल टूट सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर 8100 के ऊपर निकलकर टिक गए तो फिर जो ये 38 लाख शेयर जिन्होंने बेचे ना, वो जो बेचैन होंगे ना अपनी मंदी काटने के लिए, वो बाजार को जोर से ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन 8100 ऐसा लग रहा है कि एक थोड़ा लक्ष्मण रेखा टाइप वाला मामला है, तो वहां पर एक बार की अगर आपकी तेजी की पोजीशन कल आपने बनाई, फंसे हुए हैं, तो अगर बुक करके थोड़े हल्के हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं। तो ये ऊपर का लेवल है। अब आपको उस लिहाज से 8000 और 8100 ब्रॉडली इस ट्रेडिंग रेंज में आज ट्रेड करना है। तो गैप से खुल जाए, मजबूत हो जाए, थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग होने दे, 8100 के नजदीक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लें। एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो शॉर्ट भी करें, घबराए नहीं, मौका मिल सकता है आपको, आज नहीं तो शायद कल मिले, वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन ओवरनाइट रिस्क थोड़ी सी उसमें रह सकती है। तो ओवरऑल अच्छी एक्सपायरी के लिए तैयार, अच्छी तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मतलब उतनी बुरी एक्सपायरी ना हो शायद जितनी हम 2 दिन पहले तक सोचे थे, और जैसे 7925 के आसपास हमने जो क्लोजिंग दी थी, लोएस्ट क्लोजिंग अब तक की। तो ओवरऑल बाउंस बैक के लिए बाजार तैयार है, और इस बाउंस बैक में मेरा आज का टारगेट 8075-8100 की रेंज का है। ऑलराइट, चलिए तो इस रेंज पर रखिए नजर और बनाए रखिए नजर CNBC आवाज पर, क्योंकि हम ब्रेक के बाद बात करने वाले हैं L&T के कल जो नतीजे आए थे, उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं, इस शेयर को आपको आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कितनी तेजी होगी L&T में, इस पर बात होगी। वो खाट पर भी हम बात करेंगे, और ब्रेक के तुरंत बाद तो सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय निफ्टी पर क्या निकल कर आ रही है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। आइए आपको बता देते हैं कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय निफ्टी पर क्या निकल कर आ रही है। सबसे पहले देखिए विकास सालुंखे जी की राय आपकी स्क्रीन पर, और वो कह रहे हैं बेचना चाहिए उछाल।
7,930 का टारगेट है। 8,090 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन बनाएं। तो विकास ने अपना मेंटेन रखा है व्यू, लेकिन खरीदने की राय है एके प्रभाकर की। आईडीबीआई कैप्स के 7,935 कल के लोज पर लगाएंगे स्टॉप लॉस। 8,150 के टारगेट के लिए तेजी करेंगे। और एके प्रभाकर के साथ मुदित गोयल भी हैं एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के, वो भी कह रहे हैं कि तेजी करिए। 8,090 का टारगेट है। 7,960 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाएं। तेजी करना चाहते हैं सुमित बगड़िया, ठीक उसी तरह से जैसे वागले साहब भी 8,030 के ऊपर शुरुआती आधे घंटे में टिक गया, जो कि टिकेगा तो वहां पर खरीदारी करेंगे। 7,940 के स्टॉप के साथ 8,150 उनका भी टारगेट है। और तेजी वाले कैंप में पुनीत किंद्रा भी हैं बोनांजा पोर्टफोलियो के, वो कह रहे हैं कि आज तेजी ही करनी चाहिए। 8,080 का टारगेट है और ये निकल जाता है तो 8,120 तक जा सकता है। वाह क्या कॉल है। चलिए तो अनिल 5 एक्सपर्ट्स की राय देखिए। 5 में से 4 बुलिश और 1 बेरिश। लेवल्स बहुत साफ, क्रिस्टल क्लियर। ऊपर के 2 टारगेट बन रहे हैं, 8,090 और उसके पार निकले तो 8,150। इस 2 लेवल पर रखिए नजर। और स्टॉप लॉस का है वो भी एकदम क्रिस्टल क्लियर। कल का लो 7,938, जी हाँ 7,938 कल का लो था, तो बस उसके आसपास 30 लगा ले, 35 लगा ले, 40 लगा ले, जो आपको ठीक लगे। 7,935 समझ लीजिए ये है आपका स्टॉप लॉस। 8,090 और 8,150 के टारगेट के लिए करें तेजी। ऑलराइट, चलिए तो ये बात हुई निफ्टी की। आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, लेकिन कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में रहने वाले हैं, आइए देखते हैं 5 का पंच। वोखार्ड की ब्रिटिश सब्सिडरी कंपनी सीपी फार्मा को एक यूएस एफडीए की तरफ से वार्निंग लेटर मिला है। यूएस एफडीए ने अक्टूबर 2015 में यानी कि साल भर पहले इस प्लांट की जांच की थी और कुछ नियमों का उल्लंघन पाया गया और उसके सामने वार्निंग लेटर इश्यू किया गया। देखना होगा कि कितना कारोबार इस सब्सिडरी का अमेरिका में है और उसका क्या असर आज शेयर पर पड़ता है। पेट्रोनेट एलएनजी के ऊपर भी रखिए नजर। देखिए ऑस्ट्रेलिया की एक्सॉन है जिसके साथ इन्होंने 2009 में एलएनजी के लिए करार किया था। 20 साल का लंबा करार था और अब इनको समझ में ये आ रहा है कि इस करार को रीनेगोशिएट करना चाहिए। सस्ते में एलएनजी मिल सकती है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कतार में रास गैस के साथ इन्होंने करार को संशोधन किया। तो इनके लिए पॉजिटिव खबर हो सकती है अगर ये जो कीमतें हैं वो घटती हुई नजर आए। बहरहाल पेट्रोनेट एलएनजी ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने अच्छे नतीजों के दम पर एक अच्छी रैली दिखाई है, आज फिर से फोकस में रहेगा। गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कॉर्पोरेशन, ये स्टॉक इन्होंने 2 नए विंड टरबाइन जनरेटर की शुरुआत की है, 2 मेगावाट की, ये खबर। अल्ट्राटेक के ऊपर भी रखिए नजर। देखिए अगस्त में सीसीआई ने 6,700 करोड़ रुपए का बड़ा पेनल्टी 11 सीमेंट कंपनियों पर लगाई थी और उसके बाद ये सीमेंट कंपनी इनकी हायर अथॉरिटी कॉम्पैक्ट में पहुंची थी, यानी कंपटीशन एपीलेट ट्रिब्यूनल में पहुंची थी और कॉम्पैक्ट ने कहा है कि 10% जो डिपॉजिट करना था पेनल्टी का वो अल्ट्राटेक को करने की जरूरत नहीं है। तो राहत की खबर अल्ट्राटेक के लिए। ओके, और आखिरी स्टॉक है एनएमडीसी और खबर ये कि छत्तीसगढ़ का जो इनका स्टील प्लांट है वो इसे बेचने की योजना बना रहे हैं। इस प्लांट में एनएमडीसी ने 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था और 6 दावेदार हैं इस रेस में, जिसमें 5 को भी शामिल है। चलिए तो ये हैं वो 5 स्टॉक जिस पर नजर होनी चाहिए। साथ ही नजर होनी चाहिए सन फार्मा पर भी। रूस की कंपनी जेएससी बायो के साथ करार करने की खबरें यहाँ आती हुई। बिल्कुल, और 2016 के अंत तक इस डील को पूरा किया जाएगा। तो एक रशियन कंपनी के साथ करार की खबरें इस वक्त 2.4 करोड़ डॉलर में लगभग 2.5 करोड़ डॉलर के आसपास की ये डील है। सन फार्मा के लिए एक बड़ी डील यहाँ पर होती हुई दिख रही है। और ये जो जेएससी बायोसाइंस जो है इनका 3.6 करोड़ डॉलर का कर्ज भी उठाएगी। इसका मतलब 3 और 2 5 लगभग 6 करोड़ डॉलर, ये बड़ा निवेश है। इंटरेस्टिंग। तो सन फार्मा के लिए ये एक इंटरेस्टिंग खबर। देखते हैं इसको विस्तार में भी कि आगे किस तरह का असर पड़ेगा। लेकिन ये स्टॉक्स इन न्यूज में 5 के साथ 6 भी जोड़ लीजिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद लौटेंगे। वागले साहब के टॉपिक्स, बालीगार साहब आ चुके हैं हमारे साथ स्टूडियो में, उनसे जानेंगे बाजार पर क्या होगा एक्शन, कौन से स्टॉक्स खरीदे जाए आज के बाजार में, इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं संदीप वागले साहब और अम्बरीश बालिगा जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अम्बरीश जी, आप तो बहुत पहले से मंदी में आ गए थे, अब और कितनी करवानी है? यहीं पे खरीदने का विचार है कि 8,000 ठीक है, अब ले लीजिए। मंदी में था, आई वुड से आई वाज मोर कॉशियस, आई वुड से मंदी।
एंड मैं बोल रहा था कि शायद मार्केट 8,200 तक आ जाए, 200-250, 8,600-700 का भाव था। और कई 2 महीने से मैं बताते आ रहा हूँ कि वन शुड गेट इनटू कैश टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मैं पर्सनली और मेरे क्लाइंट्स करीब 35% कैश में थे, पर लास्ट वीक कितना डाल दिया उसमें से एज ऑफ नाउ आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड अबाउट 25%, 10% कैश में हूँ। वो कहाँ डालेंगे, किस लेवल पे डालेंगे? वो अभी भी डाल रहा हूँ, और इन केस यदि मार्केट 8,000 के नीचे जाता है, देन अगेन आई वुड बी इन्वेस्टिंग। आई मीन वी सॉ क्लोजर टू अबाउट 7,900. इट इज पॉसिबल दैट वी मे सी 7,800 ऑल्सो, बट देन ओवर द नेक्स्ट 3 or 4 वीक्स मुझे लगता है कि वी शुड सी कंसोलिडेशन, एंड दैट इज द टाइम टू इन्वेस्ट द रेस्ट ऑफ द मनी एंड गेट फुली इन्वेस्टेड। क्योंकि मुझे लगता है कि जो शॉक था डिमोनेटाइजेशन का, दैट हैज बीन एब्जॉर्ब्ड, और अभी लाइक थोड़ा बहुत पेन है which is left, which I think will take another 3 or 4 weeks. और मुझे लगता है कि जो कंजम्पशन पे हम लोग वरीड हैं, ऑल द एनालिस्ट आर वरीड, पर मुझे लगता नहीं कि कंजम्पशन विल बी स्लो फॉर द नेक्स्ट 4 to 6 months. I'll not be surprised if we see consumption uptick from January onwards. Okay. क्योंकि जो भी हुआ डिमोनेटाइजेशन, मुझे लगता है कि देयर विल बी अ डिसेंट अमाउंट ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जो भी काला धन है कन्वर्ट तो होगा। ठीक बात है। एंड नियरली आई मीन लाइक राइट नाउ वी सी दैट द कॉस्ट इज अबाउट 30%, जो मार्केट में चल रहा है 30% जहां एब्सोल्युटली दैट इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल चेन हु इज कन्वर्टिंग। वो क्या करेंगे, वो तो रखेंगे नहीं, खर्चा करेंगे। ठीक बात है, तो यही बात करते हैं। एंड एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन द गवर्नमेंट विल बी रिचर। कहाँ खर्चा करेंगे उन लोग? दे विल हैव टू स्पेंड ऑन रूरल एज वेल एज इंफ्रा। उससे भी आई थिंक द इकोनॉमी विल गेट अ किक स्टार्ट। सो आफ्टर अ स्लो डाउन which could last possibly the next 4 to 6 months, उसके बाद we should see a very good bump up, and normally markets discount this earlier. तो 6 महीने बाद यदि हम लोग बम्प अप देखने वाले हैं, then the markets will start discounting in the next 2 or 3 months. So this is the right time to invest. मैं बोलूँगा कि next 3 to 4 weeks utilize it and get into good stock, large cap and mid cap stock. चलिए सेक्टर्स तो बता दिए अमरीश जी ने बातों में ही कि रियल इंफ्रा स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड शेयरों पर नजर होनी चाहिए, लेकिन कौन से वो दरअसल शेयर हैं जहां पर आपको खरीदारी करनी शुरू करनी चाहिए? क्योंकि अमरीश कह रहे हैं 10% पैसा वो और लगाने वाले हैं, कहाँ लगाने वाले हैं, इस सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद आपको ये भी बताएंगे कि L&T पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट क्या निकल कर आ रही है। नियति हमारे साथ जुड़ेंगी, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और वक्त हो गया अब ये बताने का कि L&T के शेयर को आज आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। उससे पहले आपको बता दूं कि नतीजे जो आए वो उम्मीद से बेटर आए हैं। 84% दरअसल मुनाफा बढ़ा है, और इसकी बड़ी मूल वजह है कि 402 करोड़ रुपए कंपनी को एक मुश्त हाथ लगे हैं अपनी सब्सिडरी में हिस्सेदारी बेचने के चलते। आइए सबसे पहले सुनाते हैं कि प्रमोटर्स का, मैनेजमेंट का नतीजों के बाद क्या आउटलुक है, क्या कहना है। During the Q2, the company procured orders worth 311 billion rupees, a growth of 11% over the 282 billion rupees of Q2 of the previous year. Much of the orders have come in from the infrastructure segment in the domestic markets and from the hydrocarbon verticals in the international market. The company divested its stake in the insurance business through its subsidiary, L&T General Insurance, and we recorded in the books a gain of 4 billion rupees at quarterly level. And since we didn't have any such exceptional item in Q1 of the current year, the same numbers are carried over as exceptional gain for the half year as well. तो ये था L&T का मैनेजमेंट, और कल नतीजों के बाद FI ब्रोकरेज हाउस ने इन नतीजों को कैसे पढ़ा है, आगे के लिए क्या है गाइडेंस। तमाम रिपोर्ट्स लेकर हमारे साथ है नीति। बताइए नीति, कुछ टारगेट्स ऊपर नीचे हुए हैं क्या? बिल्कुल हुए हैं, कुछ ऊपर भी है, कुछ नीचे भी है, एडजस्ट भी कर रहे हैं। गाइडेंस मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, और मार्जिन्स आगे चल के सुधरेंगे, ये मैनेजमेंट की कमेंट्री से जो निकल के आया। उसके बाद ब्रोकरेजेस अपबीट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं। 34% तक के अपसाइड पोटेंशियल के टारगेट्स दे रहे हैं। मैक्वारी जैसे कि इंक्री अपना मेंटेन करा है हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की रेटिंग स्टॉक पर। अगले 2-3 सालों के लिए इन्होंने
ईपीएस के अनुमान बढ़ा दिए 3.5%, 1.6% और 1%। हालांकि इन्होंने टारगेट प्राइस घटाया है 1%, लेकिन वो भी 1777 का है। 34% का अपसाइड ये देख रहे हैं 12 महीने के दौरान। सीएलएसए निवेश करने की सलाह दे रहा है, 1750 का इनका भी लक्ष्य है। अच्छा प्लेयर है, डोमेस्टिक का जो ऑर्डर्स है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। 32% अपसाइड ये देख रहे हैं। जेपी मॉर्गन ओवरवेट का कॉल दे रहा है, 1655 का इनका लक्ष्य है, जो कि 24% का अपसाइड दे रहा है। न्यूट्रल का कॉल बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच दे रहा है। टारगेट प्राइस इन्होंने 1637 से घटा के 1446 किया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के प्रोजेक्ट्स की कुछ दिक्कतें हैं। हालांकि ये भी 9% का अपसाइड ही देख रहे हैं। और अगले 2 साल का इन्होंने ईपीएस अनुमान अच्छे नतीजों के बाद 18% और 19% बढ़ाया है, बड़ा अनुमान बढ़ा है। सिटी बाय का कॉल मेंटेन करा है, टारगेट प्राइस इनका 1608 का है। यूबीएस न्यूट्रल का कॉल दे रहा है, 1585 का इनका लक्ष्य है। गोल्डमैन सैक्स निवेश करने की सलाह तो मेंटेन कर रहा है, मगर टारगेट प्राइस इनकी भी अंडर रिव्यू है। डॉयचे बैंक, जिसका सबसे खराब टारगेट है, होल्ड करने की फिलहाल सलाह दे रहे हैं। 1380 का लक्ष्य है, जो कि अभी भी करंट मार्केट प्राइस से 50 रुपए ऊपर का ही है। ओके, तो राय थोड़ी सी बटी हुई दिख रही है। ऐसे में चार्ट्स कैसे लगते हैं एलएनटी के, वागले साहब बताइए, क्योंकि एक तरफ तो सीएलएसए है जो बुलिश है, दूसरी तरफ बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने 190-91 रुपए लक्ष्य घटा दिया है। चार्ट्स क्या बता रहे हैं आपको? हेमंत, मैं तो बेरिश रहूंगा। शायद आज के दिन या अगले कुछ दिनों में उछाल आ सकता है मार्केट के सिचुएशन के साथ और रिजल्ट जो भी अच्छे है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये 1400 के ऊपर जाएगा। एंड ऑन द डाउन साइड मेरा 1200 और शायद 1180 तक का व्यू है। तो मैं ऊपर में बिकवाली की सलाह दूंगा। ऊपर में अगर आप पोर्टफोलियो में होल्ड करते हो, बेच के नीचे में आपको 8-10% मिल सकते हैं। तो आजकल में तेजी हो सकती है ना? आपको कैसे लगे नंबर्स, कितनी तेजी होगी? एक बार तो 3 से 4% बढ़ सकता है स्टॉक, उसमें कोई डाउट नहीं। सबसे बड़ी बात जो यही, हाँ, गैप अप होगा, क्योंकि एक तो नंबर जितने लोग बुरे सोचे थे वैसे है नहीं। दूसरा ये कि गाइडेंस मेंटेन किया, वो थोड़ा पॉजिटिव लगेगा। हाँ, ये अलग बात है कि ऊपर के लेवल पे टिकना मुश्किल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि दोनों ही तरह की रिपोर्ट से देखिए, एक और मैक्वायरी की रिपोर्ट जो है वो हाईएस्ट टारगेट वाली 1777 की, दूसरी तरफ डॉयचे बैंक है वो 1380 का। तो राय बटी हुई है, तो इसका मतलब क्लियर है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ऊपर के लेवल से गिरेंगे, उसका रीजन ये है मतलब कि जिनकी राय, जिन्होंने डाउनग्रेड किया है, उनको तो एक मौका मिल रहा है अगर ऊपर खुलता है तो। यही अगर स्टॉक नीचे खुलने के संकेत होते हैं बाजार के मूड के साथ, तो मैं कहता कि रिकवर हो जाता, क्योंकि जिनके टारगेट्स बढ़े वो खरीदेंगे भी। तो दोनों तरह के ब्रोकरेज हाउस है, मिक्स व्यूज है, आपको दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके। यहाँ कंफ्यूजन है, तो वागले साहब कुछ देर पहले कह रहे थे भेल में कोई कंफ्यूजन नहीं। भेल तो शॉर्ट है ना? दोनों, भेल और सीमेंस, जिसका शायद रिजल्ट सीमेंस आ जाएंगे रिजल्ट। हाँ, तो मेरे को पॉजिटिव संकेत नहीं आ रहे। भेल में तो कल ब्रेकडाउन हमको देखने को मिला है, तो ऊपर में बिकवाली करके चलना चाहिए। चलिए, एलएनटी में कंफ्यूजन है तो चिंता मत करिए, देख लीजिए कैसा खुलता है। भेल को शॉर्ट करिए, सीमेंस को शॉर्ट करिए, मौके तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको देते ही रहेंगे। नियति भी हमारे साथ बनी हुई है, नियति से पूछेंगे कि आईआरबी इंफ्रा, कल देखिए इस स्टॉक ने क्या डिसअपॉइंटमेंट दिखाया नतीजे आने के बाद। अब ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं? कुछ देर पहले आपने संदीप वागले जी को सुना था, वो कह रहे थे कि बेचकर चलना चाहिए। व्यूज बताएंगे ब्रोकरेज हाउसेस के छोटे से ब्रेक के बाद। अब आपको बता देते हैं कि आईआरबी इंफ्रा के नतीजे जो कल आए, उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस क्या रिपोर्ट्स लेकर आए हैं। नियति हमारे साथ जुड़ी हुई है। नियति, क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस? ब्रोकरेजेस तो बुलिश है हेमंत। कल जिस तरह से स्टॉक ने रिएक्ट किया, सीएलएसए कह रहा है बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन था। डीमोनेटाइजेशन को भी अगर आप फैक्टर इन कर लेते हैं तो भी बहुत ज्यादा इतनी गिरावट जायज नहीं है। मेंटेन कर रहे हैं बाय का कॉल। हाँ, नतीजे बेहद खराब थे, लेकिन टोल रेवेन्यू ग्रोथ काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, इस पे ये बुलिश है। टारगेट प्राइस हालांकि उन्होंने रिवाइज किया है डाउन साइड की तरफ, 330 का था, अब इसे घटा के 310 का कर रहे हैं, मगर ये भी अभी 70% के अपसाइड का देख रहे हैं 12 महीने के दौरान। बीओटी रेवेन्यू काफी रॉबस्ट है और ईपीसी ऑर्डर्स बहुत मजबूत है। इसके चलते ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू विजिबिलिटी और ज्यादा बेहतर होती हुई नजर आ रही है। 310 के लिए निवेश करने के लिए कह रहे हैं। जेफरीज होल्ड का कॉल मेंटेन करा है। टारगेट प्राइस इन्होंने भी घटाया है, 250 का था, अब इसे घटा के 210 का कर रहे हैं, जो भी 15% अपसाइड का है। और सिटी बिकवाली करने की सलाह दे रहा है और टारगेट प्राइस इनका 214 का है, जो भी 18% अपसाइड का है 12 महीने के दौरान, ये देख रहे हैं। ओके, तो ये है रिपोर्ट्स तमाम आईआरबी इंफ्रा पर। तो ये दोनों स्टॉक्स अमरीश आपके लिए, जिन पर मैं आपसे राय लूंगा। एक तो एलएनटी, जिसके नतीजे लोगों के किसी को अच्छे लग रहे हैं, किसी को खराब लग रहे हैं, और दूसरा आईआरबी इंफ्रा, जिसके नतीजे सबको खराब लग रहे हैं। और मेरे ख्याल से वागले साहब ने तो शॉर्ट कॉल दे ही दिया टेक्निकली।
अब आप बताइए इन दोनों शेयर पर आपकी क्या राय है? L&T के जो रिजल्ट्स थे काफी अच्छे थे और मुझे लगता है कि बाउंस तो श्योरली आएगा, बट देन इन द मैनेजमेंट कमेंट्री क्लियरली उन लोग बोल रहे हैं कि स्लो डाउन है एंड आई थिंक दैट शुड कंटिन्यू एटलीस्ट फॉर अ व्हाइल लॉन्गर, मे बी वन और टू क्वार्टर्स। कमेंट्री में मैंने एक अच्छी बात जो मुझे लगी, स्टॉक रिएक्ट करता है नहीं वो एक अलग चीज है। दो चीजें हैं, डिमोनेटाइजेशन के बाद सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होगा रिकवरी का तो वो सब सेक्टर लीडर्स को होगा। एब्सोल्युटली। दूसरा अमरीश, इनको तो ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो सारे मिलते हैं वो सरकार के मिलते हैं। यस। तो जिनको सरकार के प्रोजेक्ट्स मिले, सरकार के प्रोजेक्ट्स में तो कोई स्लो डाउन होना नहीं है, उससे ज्यादा ही आएंगे। यस। नहीं, That's what I think the management has clearly said कि जो प्राइवेट सेक्टर जो ऑर्डर्स हैं वहां पे स्लो डाउन है, इंटरनेशनली जो उनको प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे वहां पे स्लो डाउन है, बट द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया दे शुड सी अ बम्प अप एंड आई थिंक दैट शुड हैपन पॉसिबली इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। तो शायद ये जो रेंज बाउंड है इट कुड कंटिन्यू फॉर अ क्वार्टर मोर, पर उसके बाद मुझे लगता है कि वी कुड सी अ डिसेंट अपसाइड। सिमिलरली विद IRB, यहाँ से मुझे लगता है कि डाउनसाइड शायद काफी लिमिटेड है। I think because of the results, we should see a bit more of a correction. But then, यहाँ भी ज्यादा हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं वो सरकार के। Absolutely, absolutely. So, I mean, the way the stock has corrected in the last 6 months, so I think, I mean, if one gets it at levels of say about 170, 175, I think that's the time to clearly buy. मुझे तो लगता है जो वागले साहब के टारगेट है ना 171 के, वहां पे आए तो खरीदना बनता है। वो ट्रेडिंग का टारगेट है, लेकिन मुझे नहीं लगता है वहां होल्ड करेगा। सॉरी, मैं मतलब और उससे नीचे जाएगा। हाँ, और पैटर्न वाइज ये सजेस्ट करता है कि शायद 160 भी टच करे या 160 और 150 तक जा सकता है। ओह, चलिए तो ये राय IRB इंफ्रा पर और ये राय L&T पर। लेकिन एक स्टॉक जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वोकहार्ट। आज ये तो एक एक्सीडेंट होने वाला है। US FDA ने वार्निंग लेटर दिया है इनकी UK की एक सब्सिडरी को जिसका नाम है CP फार्मा, और CP फार्मा को पहले इंस्पेक्ट किया गया था नवंबर 16 के आसपास शायद, और उसके बाद अक्टूबर 2015। ओके, अक्टूबर 2015 में इंस्पेक्ट किया गया था। इसमें एक चीज हेमंत देखने लायक है, वो ये नहीं पता कि इसकी सब्सिडी का कितना रेवेन्यू अमेरिका से आता है, वो देखना होगा, क्योंकि सब्सिडी है वो भी UK की है, तो UK की सब्सिडी कितना रेवेन्यू लेती होगी, तो वो एक इसका क्या बोलते हैं इसको फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा वो देखेंगे। वहां सेंटीमेंट के लिहाज से तो नेगेटिव खबर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन रेवेन्यू कितना आता है वो देखने वाली बात है। चलिए, तो फिलहाल अब वार्निंग लेटर इनके हाथ आ गया है। सेंटीमेंट के लिहाज से तो खराब खबर है। ये बताइए वोकहार्ट, इसके चार्ट कैसे लगते हैं? हेमंत, आज आप जो भी मुझे पूछ रहे हो मेरा व्यू बेरिश ही है। नहीं, तो ये खराब ही खबर है। खबर भी खराब है, अच्छी थोड़ी है। तो या तो आप मुझे सब बेरिश पूछ रहे हो क्या? तो ये मार्केट बुलिश है। वोकहार्ट में तो मेरा 550 का व्यू है, अभी 689.90 है। वीकली पैटर्न बहुत ज्यादा बेरिश है और ऑन द अपसाइड मुझे नहीं लगता ये 710 720 ब्रेक करेगा। ये व्यू चेंज होगा तब 720 के ऊपर वीकली क्लोज आएगा, तब तक ये व्यू बरकरार रहेगा। 550 560 ये पैटर्न का टारगेट बता रहा है। ओके, तो ये है व्यू आपके लिए वोकहार्ट पर। चलिए, हमारे 2 और एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए। एक तो आदित्य अग्रवाल साहब है, वायदा कारोबार की स्ट्रेटेजी बताने के लिए वे टू वेल्थ के डेरिवेटिव एक्सपर्ट, और दूसरा है किरण जाधव, पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं प्रिसीजन टेक्निकल्स के तकनीकी राय देने के लिए। आप दोनों का ही स्वागत है CNBC आवाज पर। तो आदित्य, पहले तो आपसे राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ली जाए। 2 सवाल, कैसे ट्रेड करेंगे दोनों को आज आप, और एक्सपायरी कहां दिख रही है आपको? मॉर्निंग अनिल जी। वेल, लास्ट काफी दिन में काफी बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि यहां से एक छोटा सा पुल बैक मार्केट में देखने को मिल सकता है। निफ्टी 8100 8140 के आसपास जा सकता है, लेकिन यहां से उसके ऊपर बहुत ज्यादा तेजी शॉर्ट टर्म में आए ऐसा देखने को नहीं लगता। मुझे लगता है कि निफ्टी वहां तक जाता है तो वहां पे एक बार लॉन्ग पोजीशन से, ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशन जो पुल बैक आ रहा है उसमें लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना चाहिए। तो वहां, लेकिन यहां से हाँ जरूर 100 से 140 पॉइंट का पुल बैक निफ्टी में आज और कल में देखने को मिल सकता है। एक्सपायरीज के लिहाज से देखें तो हमको लगता है कि निफ्टी 8080 से लेकर 8120 के आसपास इस रेंज में ही क्लोज देना चाहिए कहीं। जहां तक बैंक निफ्टी का व्यू है, बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी में 18200 का सपोर्ट है, तो वहां से एक पुल बैक जरूर देखने को मिल सकता है जो कि बैंक निफ्टी को 18800 18900 तक लेकर जा सकता है। तो पुल बैक के लिए जरूर बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 18200, बट ऊपर में 18800 18900 आता है तो बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। राइट, चलिए, तो ये राय निफ्टी और बैंक निफ्टी में। किरण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय किरण, गुड मॉर्निंग। बताइए आप कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी को और बैंक निफ्टी को? हेमंत जी, वेरी गुड मॉर्निंग।
कल के सत्र में हमने देखा था कि एक बहुत बड़े गैप से निफ्टी खुला था और उसके बाद वापस नीचे आया, और ये नीचे आने के बाद जो आखिरी 90 मिनट में जो रैली वापस कल के हाईस को टेस्ट किया वो बहुत सराहनीय था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब ये बेस बिल्डिंग होती है। टेक्निकली हम यही देखते हैं कि जो गैप छुटी है ओपनिंग में वो अगर भरती है और फिर वापस ऊपर जाती है तो कन्विक्शन ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। तो मैं भी बाय करने की सलाह में होऊंगा। 7960 के स्टॉप लॉस के साथ 8075 के टारगेट्स और उसके ऊपर 8100 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। अगर 8100 होल्ड करता है कि नहीं वो बैंक निफ्टी पे निर्भर रहेगा। अगर बैंक निफ्टी देखते हैं तो 18460 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यही स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 18800 का टारगेट बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। ओके, तो राय खरीदारी की है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ज्यादातर एक्सपर्ट आज तेजी की तरफ है। चलिए बढ़िया, गैप से तो खुलेंगे, लेकिन गैप से खुलने के बाद फिर मौके कौन से स्टॉक्स में है ट्रेडिंग करने के? बताइए आदित्य, आपने कौन सी पिक्स चुनी आज? मेरी पहली बाय कॉल रहेगी ल्यूपिन में। ल्यूपिन में देखें तो स्टॉक में नीचे में 1400 के आसपास काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। वहां से हमको एक शॉर्ट कवरिंग का मूव लगता है कि यहां से अगले 2 से 3 दिन के अंदर ल्यूपिन में देखने को मिल सकता है। करंट लेवल से एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1390। ऊपर में 1445 1450 तक के टारगेट इसमें कल तक देखने को मिल सकते हैं। सेकंड बाय कॉल रहेगा ऑयल इंडिया में। ऑयल इंडिया में देखें तो स्टॉक काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था। 420 का काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस था। कल के सेशन में स्टॉक ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट में करीब 18 से 19% शेयर्स इसमें ऐड हुए हैं जो कि लॉन्ग साइड में है। तो यहां से ऑयल इंडिया में अगले कुछ दिनों में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। 455 तक के टारगेट हमको लगता है कि ऑयल इंडिया अगले कुछ दिनों में दिखा सकता है। इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 408। एक सेल कॉल रहेगा भेल में, BHEL। भेल में देखें तो 130 129 का काफी स्ट्रांग सपोर्ट था। काफी टाइम से स्टॉक उसको होल्ड आउट किया हुआ था, लेकिन कल के सेशन में स्टॉक ने उसको ब्रेक किया है। साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट में करीब 10% से इसमें एडिशन हुआ है जो कि शॉर्ट साइड में है। तो यहां से भेल थोड़ा सा नेगेटिव रुझान के संग ट्रेड करेगा। आज के सेशन में कोई पुल बैक आता है, स्टॉक 127 128 के आसपास आता है, वहां पे शॉर्ट करके चल सकते हैं विद टारगेट ऑफ 118। नीचे में 132, ऊपर में 132 के स्टॉप लॉस से इसमें एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। तो एक्चुअली ना वागले साहब आए तो सुबह जल्दी 8 बजे दोनों की बात हो गई थी। नहीं, पेपर लीक हो गया इनका क्योंकि देखिए वागले साहब के भी 2 कॉल है, ऑयल इंडिया लेने का और भेल बेचने का। हाँ, तो आपके टारगेट लूंगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये वोखाड़ की जो खबर आती है दिख रही, जिसका भी अभी हम जिक्र कर रहे थे कि ये देखना होगा कितना रेवेन्यू आता है। और वो बोल रहे कि CP फार्मा कोई प्रोडक्ट अमेरिका में बेचता नहीं है, तो फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं है। अब सेंटीमेंट के लिहाज से जिसको जितना गिराना है वो गिराए, वो एक अलग बात है, लेकिन फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं है। और अगले 3 हफ्ते में वो US FDA को इस वार्निंग लेटर पर जवाब देंगे, ये कहना है बोखार का। चलिए बताइए सर, आपके लेवल्स भी बताई दीजिए भेल और ऑयल इंडिया के। भेल में 129 का स्टॉप लॉस होगा, 117 का टारगेट होगा जो आई थिंक आदित्य जी से मैच हो रहा है। ऑयल में 419 का स्टॉप लॉस होगा, 438 का टारगेट होगा। ओके, चलिए तो ये 2 स्टॉक्स दोनों ही एक्सपर्ट्स वागले साहब और आदित्य अग्रवाल जी इसके ऊपर बेरिश हैं। यहां पर आपको माफ कीजिए, भेल में बेरिश हैं और ऑयल इंडिया में बुलिश हैं। कुछ और टॉपिक्स भी लेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी देखते रहिए। CNBC आवाज, संदीप वागले जी, अमरीश बलिगा जी, आदित्य अग्रवाल साहब और किरण यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, संदीप वागले, अमरीश बलिगा, आदित्य अग्रवाल और साथ ही किरण यादव। चलिए अब लेते हैं हम बेहतरीन पिक्स किरण यादव से। किरण बताइए, आज आपकी लिस्ट में कौन से स्टॉक्स है? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके स्टॉक्स थोड़े अलग हो, सबसे मिलते जुलते ना हो। मेरा पहला स्ट्रॉन्ग पिक रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट, जहां पे मैं बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। बहुत अच्छे ओपन इंटरेस्ट। अच्छा, एक मिनट, अल्ट्राटेक आप अपने लेवल बोले ना, उससे पहले बता दूं, एक तो वागले साहब ने तो बोला ही है, और दूसरा अल्ट्राटेक के लिए अच्छी खबर भी है जो हाथों हाथ बता रहे हैं हमारे टॉप 5 में भी। हाँ, टॉप 5 में जो CCI ने एक 10% का जुर्माना लगाया था और उसका 10% जमा कराने की बात कही थी कि पहले आप जमा कराइए फिर केस लड़िए। तो कॉम्पैट जो CCI से ऊपर की संस्था है, उन्होंने अपना स्टे ऑर्डर दे दिया और उन्होंने बोला कि भाई अल्ट्राटेक आपको अभी ये पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है, केस फाइनल होने दें, उसके बाद देखेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है। अब बताइए आपके अल्ट्राटेक के टारगेट्स और बाकी की दूसरी पिक्स भी।
अल्ट्राटेक में एक अच्छा बेस बिल्डिंग हुआ है करीबन 3350 में, और इस बेस बिल्डिंग के बाद एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। डेरिवेटिव डेटा में ओपन इंटरेस्ट एडिशंस इस महीने में करीबन 22% हो चुके हैं और अगले महीने में और भी ज्यादा हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इधर बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। मेरा मिनिमम टारगेट 3500 का है और इस ट्रेड के लिए 3380 का स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होगा। दूसरा होगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जहां पे एक ओपन इंटरेस्ट एडिशन वापस एक बार देखने को मिल रही है और एक यू टर्न देखने को मिल रहा है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो 695 के टारगेट के लिए ये ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, 660 के स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और तीसरा रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस, जहां पे टारगेट 538 के रहेंगे और 512 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। अगले महीने के सीरीज में बहुत अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशंस कल देखने को मिले, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा अगर हम अगले हफ्ते तक अगर ये ट्रेड रुकते हैं तो मुझे लगता है कि 570 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर रखिए नजर, बहुत गिर गई थी और अब यहां पर उछाल देखने को मिलेगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये 3 टिक्के हैं जो किरण की तरफ से निकल कर आए हैं। आज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा साफ तौर पर। बिल्कुल, NBFC मैंने आज चुना है, वैसे भी टॉप पिक्स के तौर पर ये सेक्टर 2020 में हमारी टीम में भी है। ओके, कौन कौन से? DHFL। अरे लीक मत कीजिए, ब्रेक के बाद बताएंगे सारे के सारे स्टॉक्स 2020 के कौन से हैं, हेमंत की टीम में भी और नीरज की टीम में भी, क्योंकि वक्त पहला सौदा का हो रहा है। और इस ब्रेक के बाद रुपए की ओपनिंग भी लेकर आएंगे। कल 10 पैसे का नुकसान दिखा था, 68.25 पर हम बंद हुए थे। SGX निफ्टी तो मजबूत है, 58 पॉइंट ऊपर, 8050 के आसपास खुलने के संकेत दे रहे हैं। प्रीमियम लगभग खत्म हो ही चुकी है, 5-6 पॉइंट की जरूर थी कल थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की वजह से, लेकिन एक्सपायरी नजदीक है तो प्रीमियम कम हो जाएगी, तो लगभग 8040-50 के आसपास हम खुलेंगे। तो ये पूरा एक्शन, और साथ ही बाजार खुलने के बाद 9:15 से पूरा एक्शन स्क्रीन का आपके लिए ट्रेडिंग के मौके, रोल ओवर्स, ओपन इंटरेस्ट और साथ ही बड़े ब्लॉक डील्स, इन सब पर रहेगी नजर ट्रेडिंग के मौके। इस ब्रेक के बाद पहला सौदा में।